तो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपना जो बैच चल रहा है RAS SI उससे रिलेटेड जो भी मतलब लगभग दोनों का सिलेबस सेम है। तो उसमें अपने जो भारत का इतिहास है, कौन सा, भारत का, तो भारत का जो इतिहास है उसमें अपना आज जो टॉपिक होने वाला है वो दोस्तों आपके है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, उनको जाना कि कैसे वहां के लोगों का रहन सहन था। वैसे ही अब वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वैदिक सभ्यता के लोग मतलब किस प्रकार के थे, मतलब क्या वहां पे किस चीज की पूजा की जाती थी, किन चीजों को वो फॉलो करते थे, इनके बारे में अपने को जानना जरूरी है। अपना जो भी इतिहास होता है वो उससे अपने जानकारी मिलती है कि किस हद तक उस सभ्यता का विकास हुआ था उस टाइम। तो अब अगर हम बात करें सबसे पहले विभाजन की, वैदिक सभ्यता की, तो इसे दो कालों में विभाजित किया गया है। जैसे अपने सिंधु घाटी सभ्यता को भी अलग अलग 3 भागों में विभाजित कर रहे थे टाइम के अकॉर्डिंग। एक तो प्रारंभिक कोई चीज होगी, एक अंतिम। वैसे तो ऋग्वेद काल जो है इसमें विभाजित किया है। एक तो इसका समय माना जाता है 1500 से 1000 ईसा पूर्व का, और जो उत्तर वैदिक काल है दोस्तों इसका समय माना जाता है 1000 से 600 ईसा पूर्व का। तो पहले अपने जानते हैं जो भी आर्यों के बारे में। देखो जो जब भी हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में तो उसमें ऋग्वेद के बारे में ही सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। और आर्य कब आए, कहाँ बसे, तो आर्यों के बारे में प्रमुख रूप से हम पढ़ते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो पंजाब और अफगानिस्तान में जो आर्य है ये मुख्य रूप से यहाँ पे बसे। और मैक्स मुलर है ना, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है कि मैक्स मुलर आर्यों को मूल स्थान क्या, ये मध्य एशिया बताता है। ये कहता है ये मध्य एशिया से आके यहाँ पे बसे थे जो आर्य थे। और आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता कहलाई। मतलब जो आर्यों ने सभ्यता बनाई वो ही वैदिक सभ्यता कहलाई। और आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, ये ध्यान रखना ग्रामीण थी। ऐसे तो अपने इससे पुरानी पड़ी थी वो सिंधु सभ्यता, लेकिन वो नगरीय थी। तो इस चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना, कंफ्यूजन मत होना। वैदिक सभ्यता की बात कर रहे हैं और जो वैदिक सभ्यता थी वो ग्रामीण थी। ये चीजें अपने को याद रखनी है। फिर बात करते हैं आर्यों की भाषा की। तो भाषा इनकी आ जाती है दोस्तों संस्कृत। ठीक है, संस्कृत भाषा चलती है। और आर्यों की जो प्रशासनिक इकाइयां थी, ये एग्जाम में आपके बहुत बार पूछी जाती है, आप एग्जाम उठा के देख सकते हो। जैसे इसने क्या है कि 5 भागों में विभाजित कर रखा था, कुल, ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र। और जो ग्राम का मुखिया है ना वो ग्रामीणी कहलाता था। ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम में कि ग्राम का मुखिया ग्रामीणी और विश्व का प्रधान कहलाता था विस्पति। ठीक है, जैसे अपने पंचायत समिति में प्रधान है वैसे समझ सकते हो आप। शासक जो जनता का था वो राजन कहलाता था। ठीक है, और अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। राज्य अधिकारियों को पुरोहित और सेनानी थे। ठीक है, राज्य अधिकारी थे जो उन्होंने, एक तो पुरोहित होते थे और एक सेनानी होते थे। और सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक जो अधिकारी है ये रत्नी कहे जाते थे। इन सारे अधिकारियों को रत्नी कहा जाता था। रत्न जैसे अकबर के 9 रत्न थे, वैसे ये रत्नी कहा जाते थे। संख्या इनकी राजा सहित 12 होती थी। देखो एक प्रकार से क्या होता है कि इनका भी एक मंत्रिमंडल होता है, लेकिन वहां पे चलती राजा की है। जैसे अब अपने हैं, जैसे राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति के साथ भी जो भी होते हैं सदस्य वगैरह, मंत्रिपरिषद है, लेकिन वहां पे राष्ट्रपति की नहीं चल रही। अब उल्टा हो गया सिस्टम थोड़ा। और लेकिन जैसे देखो अपने राजस्थान है, इसमें मुख्यमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद है उनकी संख्या कितनी है, 29 + 1 30 है। ठीक है, 50% होती है। और वैसे ही यहाँ पे राजा सहित कितनी संख्या थी, 12 थी उस टाइम। तो अगर आप मैच करें तो कुल मिला के उनसे ही चीजें लेके अपने अप्लाई की है अपने जो भी आज चल रहा है। तो लगभग थोड़ी बहुत चीजें कह सकते हैं, पूरा नहीं कह सकते। तो यहाँ पे मंत्रियों की संख्या कह सकते हैं एक प्रकार से राजा सहित 12 थी। फिर दुर्गपति को क्या कहा जाता था, तो पुष्प कहा जाता था। ठीक है, और जनता की जो गतिविधियों को देखने वाला है वो स्पष्ट कहलाता था। क्या कहलाता था, स्पष्ट, मतलब गतिविधियां देखने वाला, एक प्रकार से उस पर निगरानी रखने वाला कह सकते हैं अपने, स्पष्ट। फिर जो गोचर भूमि का अधिकारी है वो कहलाता था वाजपति। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अपराधियों को पकड़ने का कार्य वो उग्र कहलाता था।
और राजा को सलाह देने वाली एक संस्था थी, जैसे राष्ट्रपति को सलाह देने की संस्था है, ठीक है, मंत्री परिषद। और जैसे विधान परिषद किसको सलाह देती है, राज्यपाल को, वैसे ही सभा और समिति थी। अब उस टाइम राजा की चलती थी और इस टाइम सभा और समिति की चलती है, तो काम हो गया उल्टा। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो राजा को सलाह देने वाली सभा समिति। युद्ध के लिए जो गविष्ठ है, गायों की को, इस शब्द का प्रयोग किया जाता था युद्ध के लिए। ठीक है, ये ऐसे लिखा हुआ है कि युद्ध के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो गविष्ठ शब्द का यहाँ पे युद्ध के लिए प्रयोग किया जाता था। 10 राज्य युद्ध उस टाइम होते थे। कौन से 10 राज्य युद्ध? और इसका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद के 7वें मंडल में। तो मैक्सिमम आपको वैदिक सभ्यता के बारे में ऋग्वेद में मिलेगा। और नदी उल्लेख मिलता है परुषणी, जो कहलाती थी रावी नदी। ठीक है, अब रावी नदी का पुराना नाम आपसे पूछा जा सकता है वैदिक समय में क्या था, तो परुषणी नदी था। और इस टाइम ऐसे बताया था कि सुदास और 10 लोगों के बीच में यहाँ पे युद्ध हुआ था, जिसमें सुदास जीत गए थे। तो एक युद्ध का वर्णन भी यहाँ पे मिलता है। फिर ऋग्वेद समाज 4 वर्णों में विभक्त था। अब ये वर्ण है ना, बाद में जाके उल्टे हो जाते हैं, लेकिन जब ये विभाजन हुआ था ना, तो ये सिर्फ व्यवसाय, मतलब व्यवसाय जो अपना कोई भी काम धंधा कर रहा है उसके अकॉर्डिंग ये विभाजन हुआ था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्णों में यहाँ पे विभाजन था। ये भी आपको एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हमने बात करेंगे दोस्तों, वही बात व्यवसाय के आधारित था विभाजन, वही बात लिखी हुई है। और आर्यों का समाज है ना पितृ प्रधान था, जबकि हमने कल क्या पढ़ा था, मातृ प्रधान संस्कृति थी सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये थी पितृ प्रधान। ठीक है, आदमियों की चलती थी इस टाइम। और समाज की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो कुल कहलाती थी, जिसका मुखिया पिता था वो उसे कुलम बोलते थे। क्या बोलते थे? कुलम। और स्त्रियां यज्ञ कार्य में भाग लेती थी प्रॉपर तरीके से, उन पे कोई ऐसा नहीं था, ना उस टाइम कोई बाल विवाह चलता था, ना भाई उस टाइम चलता था पर्दा प्रथा। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे नहीं थी उस टाइम। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थी। ठीक है, स्त्रियों की शिक्षाओं पे भी कोई यहाँ पे रोक टोक नहीं थी। बाद में थोड़े बहुत चेंजेस होते गए। फिर विदुषी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी मतलब नारियां कह सकते हैं, लोपा मुद्रा, गोसा, सिक्रता, अपाला और विश्वास। तो उस टाइम की ये फेमस मतलब विदुषियां थी, जिनको बहुत अच्छा ज्ञान था हर चीज का, मतलब हर फील्ड में अपने आगे थी, ऐसे कह सकते हैं, कोई भी फील्ड हो। और गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती भी दी। आप देख सकते हो आज के टाइम में गार्गी जो पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाता है बच्चियों को। तो गार्गी के बारे में सब जानते होंगे अच्छे से। तो जो गार्गी है उन्होंने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती भी दी थी। डिबेट करो क्या मेरे साथ कोई भी टॉपिक पे। फिर जीवन भर विवाह न करने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो जो जीवन भर विवाह नहीं करती थी महिलाएं, उन्हें क्या कहते थे? अमाजू। और मुख्य यहाँ पे पेय पदार्थ था सोमरस, जो कि वनस्पति से तैयार किया जाता था। और आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के यहाँ पे वस्त्रों का उपयोग करते थे। कौन कौन से वस्त्र थे? एक तो थे वास, एक अधिवास और एक उष्णीय। तो ये 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग आर्यों के द्वारा यहाँ पे किया जाता था। और अंदर जो पहनने वाले वस्त्र थे आर्यों को, वो बोलते थे उन्हें नीवी। क्या बोलते थे? नीवी बोलते थे। फिर अब प्रमुख दर्शन आते हैं उस टाइम के, कि कौन कौन से दर्शक थे उसके प्रवर्तक। तो बाकी आराम से याद रख सकते हो आप, 1-2 थोड़े से अलग हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। देखो चवार्क तो चवार्की हो गया प्रवर्तक। योग दर्शन के पतंजलि हैं, ये सभी को याद होगा कि योग दर्शन के जो प्रवर्तक है ये पतंजलि है। और सांख्य दर्शन के कपिल है, तो ध्यान रखना, कपिल का नाम याद रखना है। न्याय के गौतम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सांख्य के कपिल और न्याय दर्शन के गौतम। पूर्व मीमांसा के जैमिनी है और उत्तर मीमांसा के बादरायण है। तो दोनों ध्यान रखना। पूर्व मीमांसा की बात है तो जैमिनी का नाम आएगा, उत्तर का बद्रायण। वैशेषिक की बात करें तो कणाद या उल्लूक का यहाँ पे नाम आएगा। अब देखो आर्यों के मनोरंजन के क्या साधन थे। अब देखो कोई बंदा है, कोई भी चीज है, कैसे ना कैसे मनोरंजन करता है। आज के टाइम सोशल मीडिया आ गया, अपने टच फोन आ गए। उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था। उस टाइम देखो संगीत होते थे, घुड़ दौड़, रथ दौड़, द्रुत क्रीड़ा, ये सारी चीजें ये मनोरंजन के साधन थे आर्यों के। और आर्यों का मुख्य विषय था पशुपालन और कृषि, जो अभी तक चलता आ रहा है ऐसे कह सकते हैं अपने। और गायों को अधन्या, न मारे जाने वाले पशु की श्रेणी में रखते थे, जो भी आज तक चला आ रहा है। और आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु थी वो थी लोहा। अब ये ध्यान रखना है अपने को, ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आर्यों द्वारा कौन सी धातु खोजी गई? लोहा,
जिसे वो क्या बोलते थे, श्याम अयस, ध्यान रखना श्याम अयस बोलते थे। और तांबे को वो बोलते थे लोहित अयस। तो लोहे को लोहित अयस मत करके आ जाना एग्जाम में, ये चीज थोड़ा डिफरेंस लेके चलना। लोहे को श्याम अयस और तांबे को बोलते थे लोहित अयस। फिर बात करते हैं दोस्तों पणि की। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति कहलाता था पणि, जो अपने कुछ भी सामान वगैरह बेचने के लिए। और लेन देन में जो वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, ये तो अभी तक थी, 100-200 साल पहले करें तब भी ये चलता था कि मतलब ये चीज मैं तेरे को दे रहा हूँ, तो मतलब इसके बदले में करेंसी ना लेके सामान के बदले सामान। और ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति एक नोट कहलाता था, ठीक है, सूदखोर जिसे कहते हैं। और मनुष्य और देवता के रूप में जो मध्यस्थता निभाने वाला देवता है वो अग्नि देवता माना जाता था, अग्नि की पूजा की जाती थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आ चुका है कि मनुष्य और देवता के रूप में मध्यस्थता निभाने वाले देवता के रूप में वैदिक समय में किसकी पूजा की जाती थी, तो अग्नि देवता की पूजा यहाँ पे की जाती थी, ठीक है, जैसे यज्ञ वगैरह के थ्रू कैसे भी। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या आ जाती है कि ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी है सरस्वती नदी। सरस्वती की नदी में बारे में हम पढ़ चुके हैं। जो घग्गर नदी है वो सरस्वती नदी का ही अवशेष है, ठीक है दोस्तों। और जो ये सरस्वती नदी है या घग्गर नदी है, ये हमारे घर के पास से निकलती है। अब बात करते हैं अपने, देखो कुछ नदियां हैं उनके प्राचीन और आधुनिक नाम। तो कुरुभु नदी का जो नाम था ये था कुर्रम, कुरम था, कुर्रम, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो रहा है यहाँ पे। कुंभा यहाँ पे देखो को अब बोलने लगे हैं काबुल। जो कुंभा नदी है उसे का प्राचीन नाम था कुंभा और अब उसे बोलते हैं काबुल। वितस्ता का नाम है झेलम। तो ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। झेलम वाला जो इंपॉर्टेंट होगा वो मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा। तो झेलम का प्राचीन नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वितस्ता। चिनाव का है आस्किनी, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, चिनाव। और रावी का जरूर याद रखना वरुषिणी, ये तीनों तो इंपॉर्टेंट है। सतलुज का है शतरजी, व्यास का विपाशा, गंडक का है हो गया है पहला, इसका था सदानीरा, ये इंपॉर्टेंट है कि गंडक का प्राचीन नाम क्या था, सदानीरा। और घग्गर का था द्वेषवती, तो ये भी याद रखना है, इसे द्वेषवती के नाम से जाना जाता था। गोमत का पहले गोमती था, वास्तु का पहले स्वात था और सिंधु का अब सिंध हो गया है। सरस्वती द्वेषवती हमने पढ़ ही लिया, इसे घग्गर, रक्ष या चित्तक भी। सोहन हो गया है सुषोमा का, ये हमने पढ़ ही लिया, ठीक है, ये तो वही आ गया वापिस। ये याद रखना मरुवृद्धा जिसे मरुवर्मन। तो मेन जो है ना, एक तो वितस्ता याद रख लेना, एक आस्किनी जो इसका चिनाव का पुराना नाम क्या है ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आस्किनी। परुषणी रावी का है। तो ये 5-7 इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा आपको एग्जाम में इन पे फोकस करना है, ठीक है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो ऋग्वेदीन कालीन देवता भी अपने को पढ़ने हैं थोड़े, कि कौन कौन से उस टाइम देवता थे। तो इंद्र देवता थे, ये कहलाते थे वर्षा के देवता या युद्ध के नेता। अग्नि देवता मनुष्य व देवता के बीच में व्यस्त था, ये हमने अभी पढ़ा था। वरुण जो देवता है पृथ्वी और सूर्य के निर्माता और समुद्र के देवता कहलाते थे, ये ध्यान रखना। आकाश के देवता ये कहलाते थे गो। और सोम वनस्पति देवता कहलाते थे। और इसके अलावा उषा प्रगति एवं उत्थान देवता, आश्विन विपत्तियों को हरने वाले पशुओं के देवता कहलाते थे। पूषण विष्णु विश्व के संरक्षक पालनकर्ता। मरुत यहाँ पे आंधी तूफान के देवता। अब बात कर लेते हैं हम दोस्तों थोड़े उत्तर वैदिक काल की, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पे यहाँ पे प्रजापति सर्वाधिक लोकप्रिय देवता हो गए। और उत्तर वैदिक काल में राजा के जो राज्याभिषेक है, इनके समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान मिलता है, ठीक है। जो राजसूय यज्ञ किए जाते हैं इनका अनुष्ठान भी यहाँ पे मिलता है इस टाइम में। और वर्ण व्यवसाय की जगह जन्म के आधार पर यहाँ पे निर्धारित होने लगे। पहले व्यवसाय पे चल रहे थे वर्ण, कि वो जन्म ले रहा है, फिर वो किस फील्ड में जा रहा है, फिर उसका वर्ण निर्धारित होगा। लेकिन अब क्या है, जन्म से ही जो अभी चल रहा है अपने सिस्टम वैसे चलने लग गया। फिर उत्तर वैदिक काल में जो हल है उसे सीरा कहा जाता था और हल रेखा को कहा जाता था सीता। और मुद्रा की जो इकाइयां है ना वो निष्क और शतमान थी। बाकी मुद्रा के यहाँ पे प्रमाण नहीं मिले हैं, ध्यान रखना, सिक्के यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। सांख्य दर्शक सबसे प्राचीन है। जो भी अगर बात करें दर्शन की तो सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन है। इसके मूल तत्व है 25, जिसमें पहला तत्व याद रखना है आपको प्रकृति।
प्रकृति इसमें आपका पहला तत्व आएगा। फिर जो सत्यमेव जयते है ये आपके मुंडोपनिषद से लिया गया है, और प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग भी यहाँ पे कौशाम्बी में मिला है उद्धर वैदिक काल में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, जिसका पुराना नाम क्या था, जय संहिता। और गोत्र नामक संस्था का जन्म भी उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गोत्र जहाँ से स्टार्ट होती है, तो इस संस्था का जन्म कहाँ पे होता है, उत्तर वैदिक काल में होता है, जो आपकी गोत्र वगैरह है देखते हैं। तो ये आपका जो दोस्तों वैदिक सभ्यता है, ये जितने भी फुल इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीजें हैं, पॉइंट्स हैं, मैंने आपको कराए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप डिस्कवर राजस्थान को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।